हो गया स्टार्ट। बढ़ो आप आपकी। नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेटजी का डिस्कशन किया था कि जो स्ट्रेटजी है पेपर को लेकर वो क्या रहेगी हमारी, और किस प्रकार के जो हैं वो क्वेश्चंस के हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। आज उसको आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था उसके बाद हमने पहला लेक्चर किया था स्ट्रेटजी के बाद। पहले लेक्चर में हमने मीनिंग देखा, मीनिंग क्या होता है प्रबंधन का, टारगेट है ना, उसकी नेचर्स कैसे होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब आता है थ्योरी। देखो, मैं आपको ये बात बता चुका था, दो तरह की थ्योरी होती है मैनेजमेंट में, एक ट्रेडिशनल थ्योरी और एक जो है वो साइंटिफिक थ्योरी होती। ट्रेडिशनल जिसमें केवल विचार है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं है। प्राचीन काल में कभी उनके ऊपर काम होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत पुरानी थ्योरी जो थी उसको रूढ़िवादी विचार या ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं, जो कि हेनरी फेयोल ने दी थी। हेनरी फेयोल ने, ये थ्योरी फेयोल की थ्योरी है। इनकी एक बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बुक का नाम लिख लीजिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसने इस बुक के अंदर जो है वो अपनी थ्योरी दी थी। उसी थ्योरी को आपने जो है वो आप ट्रेडिशनल थ्योरी या ओल्ड थ्योरी या पुरानी थ्योरी या परंपरागत सिद्धांत जिसको आप लोग कह सकते हैं वो कहा जाता है। इसमें उन्होंने कुल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, कुल 14 सिद्धांत इस थ्योरी के अंदर दिए इन्होंने, और एक एक करके उन सिद्धांत को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक बातें तो हमारी हो चुकी थी, बट ये 14 चीज़ें जो है इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। वो काम का है आपका पहला जो इसका थ्योरी का पहला पॉइंट है जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था, दैट इज कार्य का विभाजन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क या वर्क डिवीजन। बहुत सिंपल सी बात है। फेयोल बोलते हैं कि काम बांट के करना चाहिए, है ना, और मैनेजमेंट भी ये कहता है कि जिसको जैसा काम आता है उसको वैसा काम दिया जाना चाहिए। तो काम बांट के करने से काम इजी हो जाते हैं और आउटपुट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन फेयोल बोलते हैं कि यहाँ कार्य विभाजन का मतलब केवल ये नहीं है कि काम बांटना है, इसमें कार्य जो है, फंक्शन जो है, उसको तो बांटना ही बांटना है, प्रबंधन के कार्य को भी बांटना है, मैनेजमेंट वर्क को भी बांटना है। बोले आप हर एक ही आदमी से सारा मैनेजमेंट मत करवाओ, मैनेजमेंट में भी जो जितने अच्छे लोग हैं उनसे वैसे वैसे मैनेजमेंट करवाते रहो। अच्छे लोगों से जिस तरीके की भी विचारधारा है उस तरीके के लोगों के, अच्छा आदमी है तो उससे उस तरीके का करवाओ, थोड़ा अलग टाइप का तो अलग टाइप का, ऐसे मतलब अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसे कई सारे मैनेजमेंट के लेवल होने चाहिए। और काम भी जिसको मशीन चलाना आते है उससे मशीन करवाओ, जिसको रिपेयरिंग आते है उससे रिपेयरिंग करवाओ, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा लिखना आता है उससे राइटिंग वाला वर्क करवाओ। इस टाइप से काम बांट के करना चाहिए। ये फेयोल की पहली थ्योरी है जिसको डिवीजन ऑफ वर्क बोला जाता है, ठीक है। जो आता है, जैसे आपको पढ़ना आता है आप पढ़ो, हमें पढ़ाना आता है हम पढ़ाते हैं, ये इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा जो इनका थ्योरी है वो है अधिकार और उत्तरदायित्व, जिसको बोला जाता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर का मतलब होता है काम करने के लिए जो शक्तियां दी जाती है वो पावर है, ऑथोराइज करना बोलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार। देखो आप सोच के देखना थोड़ी देर के लिए कि कोई एक काम है जिसमें कोई पावर नहीं दी गई, किसी आदमी को काम करना है बट उसको कोई पावर नहीं दी गई, केवल उसको काम करना है। अगर एक आदमी को केवल काम करना है और पावर कोई नहीं मिली तो वो किस बिहाफ पे काम करेगा? उसके ऑर्डिनेंस, उसके निचले अधिकारी जो उसकी बात तो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। सोचो इस बात को। दूसरा उत्तरदायित्व, अगर आपने आदमी को काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया और पावर दे दी तो आदमी अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और करता ही है। और एक टर्म आप पढ़ते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार, उसमें टर्म क्या होती है मालूम है ना? व्यक्ति द्वारा जब अपने अधिकारों का गलत तरीके से अपने हितों के लिए उपयोग किया जाता है, जब आदमी अपनी पावर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको करप्शन बोलते हैं। तो अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी और केवल पावर दे दी तो करप्शन हो जाएगा। केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और पावर नहीं दी तो आदमी किस बिहाफ पे काम करवाएगा अपने सबऑर्डिनेट से? तो काम करवाने के लिए पावर भी होनी चाहिए, काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए।
दोनों चीज़ें साथ में देने की ज़रूरत है। ये दूसरा थ्योरी। तीसरा जो है इनका थ्योरी वो है अनुशासन। अनुशासन को तो आपने बहुत लंबे टाइम से सुना होगा, डिसिप्लिन बोलते हैं इसको। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत सिंपल सी बात है, स्कूल कॉलेज लाइफ में सब जगह सुने होंगे, पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए का मतलब होता है कि इंसान जो है वो जैसे रूल्स बनाए गए हैं उसको वैसे ही फॉलो करना है। तो जैसे नियम बने हुए हैं, जैसे रूल्स बने हुए हैं, जैसे ट्रेडिशंस बने हुए हैं, जैसे कस्टम्स बने हुए हैं, अगर उसको आप वैसे के वैसे उसी तरीके से फॉलो करते हो तो वो डिसिप्लिन कहलाता है। तो बिना डिसिप्लिन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर सकता। ये 3 बात हुई। पहली बात कार्य विभाजन, दूसरा बात अधिकार और उत्तरदायित्व, तीसरा अनुशासन। चौथी बात जो आती है उसको बोला जाता है आदेश की एकता। 2 टर्म इसमें एक साथ आती है, वो 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा उनको अच्छे से, फिर अपन आगे मूव करेंगे। आपको अगर ये चीज़ नोट करनी है तो नोट करते चलिएगा। देखिए मुझे डिजिटल बोर्ड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता है, इसलिए मैं इस तरीके के बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, और ये तो चॉइस वाली बात है ना, बाकी आप तक कंटेंट पहुँचना चाहिए। तो चौथा था आदेश की एकता, और एक और टर्म आएगा 5वां, वो भी लिख देता हूँ, निर्देश की एकता। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, और इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों में फर्क क्या है? ऐसा बोला गया कि जितने लोग काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ग्रुप बने हुए थे काम के लिए। अभी पहले पॉइंट में देखा था कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो, तो काम को बांट दो बोला था, तो उसमें आपने काम बांटने की बात कर ली, काम बढ़ गया उसके अंदर। अब अगर काम बढ़ गया है तो हर काम के लिए अलग अलग लोग होंगे, तो उन जो अलग अलग लोग ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप को एक ही व्यक्ति क्या करेगा, एक ही व्यक्ति, सिंगल पर्सन उसको ऑर्डर करे तो ज़्यादा अच्छा है। सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन ऑर्डर करेगा तो सब तक कन्वीनियंट फॉर्म में एक ही ऑर्डर पहुंचेगा, और अगर सब तक एक ही ऑर्डर पहुंचेगा तो बहुत इजीली लोग उस ऑर्डर को क्या कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। इसमें जो आदमी ऑर्डर दे रहा है उसकी सिंगल या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सबको एक जैसा काम करवा ले, क्योंकि ऑर्डर उसी को देना है। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है, मतलब कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी। आदेश की एकता का सिद्धांत जो है ना, थ्योरी है ना, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है। जबकि निर्देश की एकता में ऐसा बोलते हैं कि एक जैसा काम जो होता है उसको एक ही व्यक्ति डायरेक्ट करे। बहुत सारे डायरेक्टर अगर फिल्मों के अंदर हो जाते तो फिल्म खराब हो जाती ना, तो एक ही आदमी डायरेक्ट करे। इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जो ग्रुप है जो मिलके काम कर रहा है वो ग्रुप डायरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ जो ऑर्डर दे रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है काम करवाने के लिए, यहाँ जो काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए जो उनको डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है, मतलब कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। जैसे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं ना लोग, मंत्री परिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर, उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, वैसे यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो ये बात एक जैसी दिख रही है लेकिन जस्ट अपोजिट है, एक ऊपर से नीचे की तरफ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, ये नीचे से ऊपर की तरफ है। ये 2 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, क्योंकि यही कंफ्यूज हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें से कौन जो है वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर निर्भर है। तो यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद 6 जो है वो आता है आपका सामान्य हितों को प्राथमिकता। सामान्य हितों को प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी देना है आपको, किसको, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट। 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं आदमी के, प्राथमिकताएं होती है, 2 तरह के हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। एक तो जहां काम करे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, और एक खुद का।
ठीक है। खुद का इंटरेस्ट कैसे हुआ, सैलरी अच्छी बन रही कि नहीं बन रही, टाइम पे छुट्टी मिल रही कि नहीं मिल रही, काम कम से कम हो रहा कि नहीं हो रहा, आराम हो रहा कि नहीं हो रहा, खाना पानी दाना मोबाइल, सब कुछ जो आनंद आ जाए जिन चीज़ों में, वो सब आपका पर्सनल है। लेकिन जब आप जनरल इंटरेस्ट की बात करते हो तो कंपनी का अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी आउटपुट दे रही कि नहीं दे रही, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही, ये सब आ जाते हैं। तो जब आपको इंटरेस्ट लेने की बात की जाती है, फायदा देखने की बात की जाती है, तो पर्सनल फायदे नहीं देखने हैं, ये फेल बोलते हैं। पर्सनल फायदे, भले ये बात अलग है कि हम यही देखते हैं, आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, हम अपने पर्सनल फायदे देखते हैं, इसलिए कई बार नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, कई बार कंपनी बदल देते हैं हम लोग। अगर हम पर्सनल फायदा नहीं देखते, कंपनी क्यों बदलते हैं, सोचने वाली बात है। तो हम अपने पर्सनल जो हैं उनको प्रायोरिटी ना देकर जो सब लोगों का जिसमें भला हो रहा, अगर सब मिलकर काम करोगे तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो सबको सैलरी मिलेगी, सबको बोनस मिलेगा, सबको इंक्रीमेंट मिलेगा। सोचो इस बात को, तो सबको फायदा मिलना चाहिए। ऐसे इंटरेस्ट को बोला जाता है प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब सबका फायदा हो ऐसा काम अपनों को करना चाहिए, पर्सनल फायदे की बात नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेजेस, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज। जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत, उनके काम, उनके आउटपुट के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, जब हम लोग साइंटिफिक थ्योरी की बात करेंगे ना, तब तो इस थ्योरी को और भी अच्छा बताया, उसमें तो ये तक बताया कि काम पैसे जो है वो किस हिसाब से मिलने चाहिए। उसके लिए टेस्ट भी लगाए हैं फ्रेडरिक टेलर ने, वो टेस्ट भी बताऊंगा आप लोगों को, जब वो थ्योरी आएगी तो पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना ध्यान रखना कि काम के बदले पैसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है वो समाज सेवा चल रही, तू भी मदद कर दे, 2 दिन तू कर दे, 2 दिन तू कर दे, 4 दिन तू आ जा भाई, मिल के मदद कर लो। दोस्त को फोन लगा ले, भाई फ्री में काम कर दे यार, फ्री में कब तक करवाओगे, फ्री में काम नहीं होता है, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, है ना, सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ये 7 हो गए, ऐसे 7 और हैं भी जिनको अपन आगे डिस्कस करते चलते 8वें की बात करते हैं। ठीक है, ये नोट करते रहना आप लोग, जिसको जैसा लग रहा है वैसे। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे अपने कोर्स की और एप्लीकेशन की लिंक है, अध्ययनशाला नाम से अपना इंस्टीट्यूट है, उसकी लिंक वगैरह मैंने सब दे रखी है। आप जो भी चाहते हैं ये कोर्स ज्वाइन करना है, पूरा पढ़ना है, प्रैक्टिस भी चलेगा। मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि इसमें प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। लगभग 45 लेक्चर में तो हम लोग थ्योरी पूरी करेंगे और 5 से 8 लेक्चर में हम लोग जो है इसी के में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के तो आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, मैं कुछ बने हुए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो उससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, 8th थ्योरी की बात करते हैं। 8th प्रिंसिपल, 8वां प्रिंसिपल जो है वो क्या दिया इन्होंने, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन इन डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, आपको बता दूं, मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन लंबे समय से हिंदी मीडियम में टच होते होते थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाकी जो टर्म है वो बता दूंगा मैं आपको, समझा भी दूंगा दोनों लैंग्वेज में, लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाइएगा क्या। पहले सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब आसपास की सारी चीज़ों को एक पॉइंट पे लाके कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं ना, तो उसको सेंट्रलाइजेशन करना, सेंटर में लाना, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में लाना। केंद्रीकरण, केंद्र में लाना, केंद्र में, सेंटर में लाना। और डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा है, केंद्र से चीज़ों को दूर ले जाना। ठीक है, तो ये दोनों जहां जरूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। जब लगता है कि सब मिलके काम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब लोगों की पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी पे लाई जा सकती है, एक आदमी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी को सारी पावर दी जा सकती है। जब लगता है कि बहुत एक्सपांशन करना है, कई लोगों तक चीजें पहुंचानी है, तो एक आदमी की पावर आप कई दूसरे लोगों को दे सकते हैं कि भाई तुम सब ले लो, तुम सब ले लो, और तुम सब इस पावर का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ। तो जैसा ठीक लगे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां जिस तरीके की चीज की जरूरत है वहां वैसा काम हो जाना चाहिए। आइदर केंद्रीकरण, आइदर विकेंद्रीकरण, आइदर सेंट्रलाइजेशन, आइदर डिसेंट्रलाइजेशन, जहां जैसी जरूरत लगे वैसा काम करना है, करना पड़ेगा तो करना चाहिए। ठीक है, ये 8th थ्योरी है। 9th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं संपर्क।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के बिना काम नहीं होगा। सब गूंगे बन के बैठ जाओ, चलो हम नहीं बोलेंगे, आज से सब चुप, और चुप होके ना मुंह बंद करके ना कॉमेडी फिल्म चल रही है, मुंह बंद कर रहा है कि कुछ नहीं, खाली इशारे कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं ना। आपने पीके मूवी सबने देखी होगी ना, तो उसमें एक वर्ड बोलते हैं ना कि हम इस गोला पर ये देखेंगे कि आदमी जो बोलता है उसके साथ उसके एक्सप्रेशन भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक शब्द के कई सारे मतलब हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा ना, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में मैसेजेस को इधर से उधर पहुंचा नहीं पाओगे, और जब पहुंचेंगे नहीं तो ना तो फंक्शन होंगे, ना ही कोई ऑर्डर फॉलो हो पाएंगे। ऐसा करने के लिए एक चार्ट इन्होंने दिया है फेयोल ने कि कम्युनिकेशन कुछ इस टाइप का होता है। मान लो ए है यहाँ पर बी नाम का ऑफिसर, यहाँ पे सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर जी नाम का व्यक्ति है। अगर इसको कम्युनिकेट करना है अपने सीनियर को, तो ये सी को कम्युनिकेट करेगा, सी बी को, बी ए को, ए को बोलना तो ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा। तो जब इस तरीके के रिलेशन चलते हैं तो ऐसे कम्युनिकेशन को स्केलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। स्केलर कम्युनिकेशन, स्केलर मतलब एक स्केल में चल रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा चल रहा है, इसको स्केलर कम्युनिकेशन बोला जाता है जनरली, ठीक है। या सोपान या संपर्क श्रृंखला भी बोल सकता है। संपर्क श्रृंखला मतलब स्केलर चेन, ये स्केलर चेन है। लेकिन यह बात देखो, कई बार इस डी को इस ई से भी काम पड़ सकता है, इस डी को इससे काम पड़ सकता है, इसको इससे भी काम पड़ सकता है। तो जब ये ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन को गैंग प्लैंक कहा जाता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको बोलते हैं समतल संपर्क। एक ही तल में संपर्क हो रहा है, सेम लेवल पे। अगर इसको एफ से कम्युनिकेट करना तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, फिर ये ई से कम्युनिकेट करेगा, सेम लेवल पे बात करेगा, फिर ये इससे कम्युनिकेट करेगा। तो पहले तो इसने इससे कम्युनिकेट किया, मान लो डी को जी से काम है, तो डी को जी से काम है तो कैसे होगा, डी सबसे पहले ई को बोलेगा, तो वो क्या होगा, गैंग प्लैंक। ई एफ को बोलेगा, एफ जी को बोलेगा, एफ जी जो है एफ को रिपोर्ट देगा, आदेश देगा, ये ई को देगा, फिर ई जो है इसको वापस करेगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ दी समतल संपर्क एंड चेन, संपर्क चेन, मतलब गैंग प्लैंक और स्केलर चेन के बीच का कॉम्बिनेशन चल रहा है। हर तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन हर कम्युनिकेशन को नाम दिया गया है। इस कम्युनिकेशन को एक नाम है, इस कम्युनिकेशन को भी है स्पेसिफाइड, एक स्पेशल, एक टेक्निकल नाम दे रखा है। वो टेक्निकल नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा आपको ये थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गए 9। 10th उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था का मतलब होता है प्रॉपर प्रोविजन। देखो प्रॉपर प्रोविजन थोड़ा सा सुनने में लगता है कि यार ये क्या है। प्रॉपर प्रोविजन का मतलब होता है आदमी कहीं भी काम करेगा ना, तो वो उस कंडीशन को चाहेगा जो एक ह्यूमन को काम करने के लिए लगती है। जैसे लाइट होनी चाहिए, जैसे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, रेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, ब्रेक मिलना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, उचित व्यवस्था। अब ये इसका क्या लेवल होगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसका कोई मापन नहीं है कि इतना इसको प्रॉपर बोलेंगे जिसमें आदमी को अच्छा लग जाए। किसी को कम में अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा में अच्छा लगता है, ये तो आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। ये तो व्यक्ति की पर्सनलता, उसकी जो पर्सनल सोच है, ये तो व्यक्ति की जो अपनी खुद की पर्सनालिटी, उस पर डिपेंड करता है। कोई कम में खुश है, कोई ज़्यादा में खुश है, कोई खुश ही नहीं होता कभी ज़िंदगी पर। कोई इतने एबले होते हैं, इतने एबले होते हैं, इतने एबले होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा के थक जाओ, है ना। वही यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं कई सारे टीचर, तो नीचे कई लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं। आप सबको नहीं समझा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जिनको समझ में आना उन्हीं को समझ में आएगी, सबको तो भगवान नहीं खुश कर पाए। हम तो इंसान ठहरे भैया, नहीं हो सकता है ना। आप भी जानते हैं इस बात को, आप भी कोशिश करते होंगे, है ना। कोशिश करते होंगे कि तू समझ जा भाई, तो एक नहीं समझती या एक नहीं समझता है, तो फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करते। कोई तो समझता है अपने को, सबको सब समझ जाते हैं तो फिर तो भगवान हो जाते हैं ना, कृष्ण हो जाते हैं, है ना। नहीं समझ सकते सब अपने को, तो ये जिसको जो समझता है वो उसी को समझ पाता है, ठीक है ना। तू नहीं कोई और सही, सबने सुना होगा, सब सुनते रहते हैं, बहुत सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट, ये 10 बातें हो गई। 11वीं बात करते हैं, 11th। ये डायग्राम जरूर बना लेना आप लोग। अच्छा, मैं कुछ बीच में लाइव सेशन भी लूंगा, ठीक है। कुछ लाइव सेशन भी चलेंगे बीच में, उनको भी अपन जरूरत पड़ेगी तब डिस्कस करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। समता, इक्विटी,
इक्विटी, देखो इधर भी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है, बच्चे आने लग गए हैं, बच्चों की आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी आप लोगों को इधर उधर से, बच्चों का आने का टाइम हो गया एक्चुअली। इक्विटी, इक्विटी मतलब समता, मतलब सभी को एक जैसा रखना। कई बार होता ना, वो तो सर का फेवरेट है, वो तो सर की फेवरेट है, फिर बहुत सारी बातें बनती है ना, या वो फलाने का फेवरेट है, ये तो बॉस का फेवरेट है, वो तो फलाने बॉस का फेवरेट है, उसका वो कर्मचारी अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक को अच्छा रखोगे और दूसरे को अच्छा नहीं रखोगे तो दूसरे के मन में हीन भावना आती है, फिर वो काम बनाना नहीं, काम बिगाड़ने की कोशिश करता है, काम बिगाड़ना चाहता है, काम को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो सभी को एक जैसा रखना बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ समझाने जैसा है नहीं। 12th, ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो परमानेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय परमानेंट होंगे तो ही तो आपके साथ घुल मिल सकेंगे, आपके नेचर को समझेंगे, आप उनके नेचर को समझेंगे, वो आपके तौर तरीके समझेंगे, आप उनके तौर तरीके समझोगे। दूसरा, अगर कोई आदमी आया 2-3 महीने काम किया चला गया सीख के, फिर कोई आया, तो आप हर बार नए व्यक्ति को तैयारी करते रहोगे तो कंपनी की ग्रोथ कब होगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे कब बढ़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है तो आपको परमानेंट सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करना पड़ेगा कि भाई टिके, लंबे समय तक टिके। और एम्प्लॉय परमानेंट कैसे होंगे, जब उनको बढ़िया सुविधा मिलेगी, फैसिलिटीज जैसी रिक्वायर्ड है। इंडिया का आदमी काम करने यूएसए चला गया, इंडिया का आदमी काम करने ब्रिटेन चला गया, इंडिया का आदमी काम करने कनाडा चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिली तो चला, फैसिलिटी मिलती तो नहीं जाता। तो आपको कर्मचारियों में स्थायित्व रखना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो। और अगर आपके एम्प्लॉयज़ परमानेंट नहीं है तो सिस्टम गड़बड़ करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट 13, पहल क्षमता। पहल क्षमता का मतलब होता है इनिशिएटिव पावर। इनिशिएटिव पावर, इनिशिएटिव पावर का मतलब होता है कि आदमी को पहल करते आना चाहिए, इनिशिएटिव लेते आना चाहिए। जैसे कोई एक ग्रुप को काम मिला, टीम लीडर, उसका टीम लीडर भी सब है, काम मिला, अब उसको बोला कि ये काम करना, अब वो हाँ सर ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है अभी बरसों। ये विचारधारा क्या है, आप इनिशिएटिव लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके कर्मचारी इनिशिएटिव नहीं ले रहे, आपके लीडर इनिशिएटिव नहीं ले रहे। लेकिन इसका उल्टा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये इसका मतलब हो गया कि आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो। कल कौन करेगा, करना कल भी मुझे ही है, परसों करूंगा तब भी मुझे ही करना, मैं करूं तो जल्दी काम खत्म होगा। अच्छा, जितना जल्दी काम करूंगा उतना जल्दी टारगेट पूरा होगा, टारगेट पूरा होगा तो साइंटिफिक सिस्टम तो ये बोलता है कि टारगेट पूरा हो तो सैलरी और सब चीज़ें अच्छी, इंटेंसिव्स वगैरह सब अच्छे बनने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तभी चल सकता है जब वहाँ सभी लोग कैसे हो, इनिशिएटिव लेने में कैपेबल हो, सभी को इनिशिएटिव लेते आना चाहिए। अगर इनिशिएटिव नहीं लेगा इंसान तो काम नहीं बनेगा। अब लास्ट 14वीं जो प्रिंसिपल है इसके अंदर हेनरी फ्योल का, वो देख लो क्या है, देन फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो फर्दर टॉपिक पे मूव करेंगे आप लोग। हेल्पिंग नेचर जिसको आप लोग कह सकते हैं, या स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, सॉरी, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन क्या है, हर एक दूसरे को, एक आदमी को दूसरे आदमी की मदद करने की इच्छा अंदर से होनी चाहिए, इसको स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। अच्छा, मैंने इससे उस दिन लिफ्ट मांगी थी, इसने लिफ्ट नहीं दी थी, अब आया ये मेरे पास कोडिंग चेक करवाने, इसको तो अब देखता हूं मैं, अब आया इसको अब काम पड़ा ना, ये जो मन में भाव होता है ना कि इसको तो देख लूंगा मौका आने पे, ये भाव से ऑर्गेनाइजेशन, ये फील्ड से ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कंपनी अकेले नहीं, सरकार, गवर्नमेंट इटसेल्फ है ऑर्गेनाइजेशन, विवाह, मैरिज इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, विवाह एक संगठन है, सोशियोलॉजी बोलता है। तो हर जगह जहां भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां भी मैनेजमेंट की बात आ रही है, वहां सहयोग की भावना होनी चाहिए। शादी में सहयोग मत करो, देखिए अपने पार्टनर का, एक बार शादी नहीं हुई, रिलेशन है तब भी देख लो आप, एक बार कॉपरेट करके मत देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको रिलेशन अच्छा चलता है कि बुरा, है ना। फिर वो ताने इकट्ठे करके रखे जाते हैं, जब बड़ा मौका आता है तो बड़ा बम फोड़ा जाएगा, है ना। तेने तब मना किया था,
उस दिन तो ना किया था, अब क्यों कर रहे हो। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे, आप तो सबने देखी होगी। तो सहयोग की जो भावना है ना, वो होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि बेस्ट लेवल का मैनेजमेंट हो, तो कॉपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन होना चाहिए। हम अपनी बजाय सबकी मदद करने की कोशिश करें। तेरा भी काम हो, तेरा भी काम हो, तेरा भी काम हो, सबका काम होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज ऑल टोटल 14 कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कुल कितनी थ्योरीज है? 14 थ्योरीज। किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने दिया था। कौन सी बुक में लिखा था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल। जनरल एंड इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल। ठीक है, ये इतनी बातें आपको इसमें, और ये 14 चीज़ों में से कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये याद रखनी पड़ेगी। ये आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी हो गई। अब समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर का आया तो फ्रेडरिक टेलर ने नई थ्योरी दी। बोले कि ये थोड़ी सी क्या है, ये फीलिंग्स वाली बात करती, ह्यूमन रिलेशन की बात करती, मानव व्यवहार की बात करती कि आदमी को काम कैसा करना चाहिए। वो नहीं, टेक्निकल अप्रोच के साथ काम करो। तो उनने जो नई थ्योरी दी उसको साइंटिफिक थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंधन बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इस नाम से सर्च करो या केपी सर नाम से सर्च करो, रतलाम लिख देना, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ऐप वगैरह की सारी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रबंधन, तो मैं तो पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि 18 से 20 तक तो पहुँचा दूंगा आप लोगों को। 25 की गारंटी वाली बात मैं करता नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी अनयूजुअल बात हो जाती है कि भले अजीब सी बात बोल दी, तो ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। आप अगर मेहनत करोगे तो यकीन मानो 20 तक पहुँचा दूंगा आपको, और उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के लेक्चर के लिए बने रहें, आप लोग जुड़े रहें, कंटिन्यू सब्सक्राइब कर लें इसको। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगले लेक्चर में फ्रेडरिक टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके साथ फिर मिलूंगा। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा वीडियो बनेगा, मानस तैयार करके रखना, अपना मन तैयार करके रखना। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।